नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया, एक ड्राइव चलाई गई, जिसके अंदर ऐसे लोग जो इनकम टैक्स क्रेडिट फाइल कर रहे हैं उन्हें देखा गया। लगभग 50,000 लोगों को देखा गया और पता लगा कि इन 50,000 लोगों में से 12,500 लोग फेक इनकम टैक्स क्रेडिट के क्लेम दायर कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर लगभग 25,000 करोड़ के फेक क्लेम इन्हें के द्वारा किए जा रहे थे। अब आप इमेजिन करना कि केवल 50,000 लोगों में 25,000 करोड़ के फेक क्लेम थे, तो लाखों लोग जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं उसके अंदर कितने फेक क्लेम्स होंगे। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार को, हमको कितना नुकसान हो रहा होगा, कितनी पब्लिक मनी का वेस्ट हो रहा होगा और कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम, ये फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी जो है वो भारत में चल रही होंगी। ऐसी कंडीशन में इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इस कारण से भारत सरकार द्वारा रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान में ऑथेंटिकेशन और दूसरा जियो टैगिंग जो है वो कराई जाए। अभी तक आपको कई सारी बात शायद मेरी समझ में नहीं आई होगी कि ये इनकम टैक्स क्रेडिट क्या है, किस तरीके से फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी चल रही है और इवन ये जियो टैगिंग और ऑथेंटिकेशन से होगा क्या। उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उड़ान बैच जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस ली जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर आपको इंटरव्यू इनरिचमेंट प्रोग्राम भी दिया जाएगा, मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम भी दिया जाएगा। आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती है तो ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप दिलवाई जाएगी। साथ में टॉपर्स आप लोगों की क्लासेस और मेंटरशिप लेंगे। इवन इंडिया के टॉप एजुकेटर, मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, ये लोग आप लोगों को इन सेशन के अंदर पढ़ाने वाले हैं। साथ में आप लोगों को 10 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और 10 मेंस की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, कंप्लीट कवरेज दिया जाएगा और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि आपको यहां पर सब कुछ दिया जा रहा है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर GS1, GS2, GS3, GS4 सब कुछ कवर कराया जाएगा एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। ऑप्शनल को छोड़ के हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। इवन आपका एथिक्स, सीसेट भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बैच 17 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसकी प्राइजेस 7,999 है। ओरिजिनली वेबसाइट पे जाओगे प्राइजेस थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। SRC10 कोड डाल देना, उसके बाद में आपको प्राइस जो है वो 7,999 पड़ जाएगी। SRC10 कोड डालने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। 15 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके अंदर भी यही सारे बेनिफिट होंगे, पर इसके अंदर फायदा ये होगा कि पीछे कंटेंट जो है वो हिंदी में मिलेगा। उड़ान बैच के अंदर पढ़ाया हिंदी में ही जाएगा, पर पीछे कंटेंट ये ऐसा इंग्लिश में लिखा होगा, है ना, थोड़े से इंग्लिश के कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बोध बैच कंप्लीट हिंदी होगी। 15 जुलाई से ये भी शुरू हो रही है, आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो। इन दोनों के अंदर ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शनल के लिए हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का कोर्स 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको अलग से 7,999 पेमेंट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरे को जीएस का भी और ऑप्शनल का दोनों का एक साथ कोर्स चाहिए, तो आप दोनों का एक साथ कॉम्बो में कोर्स ले सकते हो। वो आपको 14,999 में पड़ जाएगा। आपको प्राइजेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है कि जीएसटी के अंदर क्या किया जाए, जियो टैगिंग की जाए और ऑथेंटिकेशन किया जाए। अब ऐसा कैसे करेंगे और ऐसा करने से क्या फायदा है, पहले ये समझने के पहले ये समझो कि ये फेक जीएसटी या जीएसटी के अंदर फ्रॉड क्या होता है। देखो, जीएसटी के अंदर फ्रॉड समझने से पहले समझना कि जीएसटी का कारण क्या है। जीएसटी लाने का, जीएसटी के अंदर क्या था कि पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। होता क्या था, जैसे इमेजिन करना कि मान लो मैं एक किसान हूं, मैंने 1 किलो गेहूं उगाया और ये 1 किलो गेहूं मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूं। मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए 100 रुपए, पर इस गेहूं के ऊपर मान लो 10 रुपए गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लिया जाता है, 10% का टैक्स लिया जाता है। तो मैंने जब गेहूं मान लो आशीर्वाद आटा को बेचे, तो मेरे को गवर्नमेंट को 10% टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी 10 रुपए भी देने पड़ेंगे। और ये 100 रुपए मेरे को प्रॉफिट में भी चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो पीछे बीज लगाया है।
तो ऐसी कंडीशन में मैं ये 110 रुपए में बेचूंगा, जहां पर 10 रुपए गवर्नमेंट के पास में टैक्स के रूप में जाएगा और 100 रुपए जो है वो मेरे पास में आ जाएगा। आशीर्वाद आटा को ये आटा कितने में पड़ेगा? 110 रुपए का। ये गेहूं 110 रुपए का पड़ेगा। अब गेहूं क्या, आशीर्वाद आटा क्या करेगा? इस गेहूं का आटा बनाएगा, और क्योंकि इसने आटा बनाया है तो अब 110 रुपए में तो नहीं बेचेगा, इसको अपना प्रॉफिट मान लो कि 50 रुपए का इसको चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए, और भारत सरकार कहेगी कि नहीं 10% टैक्स दो, तो भारत सरकार 10% टैक्स मांगेगी। आशीर्वाद आटा ने जो गेहूं लिया 110 रुपए का, उसका आटा बना लिया, अब वो आटा मान लो उसने किसी होटल रेस्टोरेंट वाले को बेच दिया, मान लो विभूति नारायण मिश्रा ने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था भाभी जी के साथ में मिलके, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर इसको आटा लग रहा था, तो इसने आटा जो है वो आशीर्वाद आटा से खरीद लिया, और आशीर्वाद आटा से जब इसने आटा खरीदा तो आशीर्वाद आटा क्या करेगा? 110 रुपया तो पहले का, 50 रुपया और 160 रुपए, और 10% गवर्नमेंट का टैक्स, यानी कि 16 रुपए और, है ना, 160 और 16 176 रुपीज में रेस्टोरेंट को आटा बेचेगा। पर यहां पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि वैल्यू एडिशन 100 रुपए का यहां हुआ था जो किसान की तरफ से था, वैल्यू एडिशन 50 रुपए का कुछ प्रोड्यूस हुआ था तो 50 रुपए का यहां हुआ था, यानी कि टोटल 150 रुपए का ही प्रोडक्शन हुआ, और उसके ऊपर टैक्स लगना था 15 रुपया, और ये पूरा सामान जो बनना था वो कितने में होना था? 165 रुपए में। पर यहां गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि सरकार ने पहले 10 रुपया टैक्स यहां ले लिया, 100 रुपए पे टैक्स लगा हुआ, यहां पर 110 रुपए पे और एक और टैक्स लगा दिया, क्योंकि 160 हो गए थे, 50 और 110, 160, और इस 160 के ऊपर 10% टैक्स और लगा दिया, तो 110 में 10 रुपया जो टैक्स है उसके ऊपर भी टैक्स, और साथ में 100 रुपए जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका उसके ऊपर भी टैक्स। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पहले ये होता था, इसको चेंज किया गया था जीएसटी के अंदर, और जीएसटी के अंदर क्या कहा गया था कि जो पुराना अगर आपने टैक्स भर दिया है, 10 रुपया टैक्स भर दिया है, तो यहां पर क्या होगा, इसको मिटा रहा हूं मैं और वापस से आपको दिखा रहा हूं कि अगर जीएसटी होगा तो अब क्या होगा। जीएसटी के अंदर ये होगा कि जो व्हीट है वो बिकेगा 100 रुपए में, 10 रुपया जो है उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा 10% का हिसाब से। फिर उसके बाद में आगे जाएगा किसके पास में? आशीर्वाद आटा के पास में। आशीर्वाद आटा क्या करेगा? इसका आटा बना देगा, आटा बनाएगा तो 50 रुपए का ये लोग क्या कर देंगे? वैल्यू एडिशन कर देंगे, क्योंकि 100 रुपए का प्रॉफिट किसान ने लिया था, 10 रुपए सरकार ने टैक्स लिया था, तो इस समय पर आशीर्वाद आटा जो गेहूं है वो 110 रुपए में खरीदा होगा, तो 110 रुपए में से गेहूं खरीदा, 50 रुपया और इसने क्या किया? 50 रुपया क्या किया एक्स्ट्रा? इसने वैल्यू एडिशन किया। 10 रुपए का टैक्स ये ऑलरेडी दे चुका है किसान को, जो 100 रुपए और 10 रुपए का पेमेंट किया उसमें 10 रुपए का टैक्स तो ये ऑलरेडी दे चुका है। अब इसने 160 का प्रोडक्ट हो चुका है, 160 पे 50 रुपए के ऊपर ही 10% टैक्स लगेगा, ये 110 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा केवल 5 रुपए का टैक्स और लगेगा, और 165 रुपए में ये गेहूं का आटा आशीर्वाद आटा रेस्टोरेंट को बेचेगा। तो पहले जो सामान 176 में रेस्टोरेंट को मिल रहा था वो 165 पे मिल जाएगा। ओरिजिनल में दिखने में ही ऐसा हो, पर हकीकत में क्या होगा कि आशीर्वाद आटा यहां पर 160 रुपए का 16 रुपया टैक्स दे देगा, बाद में सरकार 11 रुपए से रिटर्न कर देगी, क्योंकि इसने 10 रुपए यहां पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, यहां पे 16 दे देगा, 10 इसने ऑलरेडी दे दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, और 1 रुपया इसका खुद का टैक्स को माइनस कर देंगे। तो जो टैक्स वापस आएगा इसके पास में, पुराना जो टैक्स इसने वापस दिया है, टैक्स जो इसे दिया हुआ था वो सरकार इसे रिटर्न करेगी,
उसी को कहा जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे ऐसे भी समझना कि कई सारी जगहों पे, कई सारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कॉटन है, एक कपड़ा बनाने की दुकान है, मान लो रेमंड की दुकान है, रेमंड के कपड़े के ऊपर 2% टैक्स लगता है मान लो, और कॉटन के ऊपर 20% टैक्स लगता है। जब रेमंड ने कॉटन खरीदा होगा तो उसने 20% टैक्स दिया होगा, पर जब वो कॉटन के कपड़े को बेचेगा तो वहां पर 2% टैक्स लगना चाहिए, पर इसने तो 20% ऑलरेडी दे दिया है। ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करेगी? 18% इसे रिटर्न करेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, कि जब इसने इनपुट दिया था, जब इनपुट खरीदा था तो उस समय भी तो टैक्स भरा था, क्योंकि ऑब्वियसली किसी किसान से इसने जब सामान खरीदा होगा तो किसान ने वो टैक्स का पैसा जोड़ के इससे लिया होगा ना, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो सरकार द्वारा दिया जाता है ना, कि कितना साल भर में बैलेंस हो रहा है ना, उसके अनुसार। अब कुछ कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि फेक कंपनी बनाते हैं, शेल कंपनी, कुछ भी नहीं करते हैं, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शेल कंपनी बनाते हैं। एक शेल कंपनी 1 होती है उनकी, एक शेल कंपनी 2 होती है, और एक शेल कंपनी मान लो 3 होती है। इन्होंने मान लो कपड़े का ही वो खरीदा, शेल कंपनी बनाई, तो ये अपनी ही फर्स्ट कंपनी के नाम पे एक बिल बना के, फर्स्ट कंपनी से सेकंड कंपनी के नाम पे एक बिल बना के देते हैं कॉटन का, कि हमने इनको कॉटन बेचा है 100 रुपए का, जिसके ऊपर 20% जो है वो टैक्स दिया गया है। फिर उसके बाद में कॉटन तो आया नहीं, हकीकत में शेल कंपनी, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है कि हाँ इतना काम हो गया। 20% का टैक्स जो है वो इन्होंने बता दिया कि 100 रुपए पे 20% टैक्स, यानी कि 120 रुपए में कॉटन उन्होंने खरीद लिया पेपर पे, इनवॉइस में। अब इसने क्या किया? 2% टैक्स के अनुसार इसने कपड़ा बना के बेचा, कपड़ा बना के बेचा तो 100 रुपए का कॉटन, 20 रुपया तो टैक्स था, उसको हटा दो, 100 रुपया कॉटन, बस 100 रुपए का कॉटन, ये हो गया। अब मान लो कि जो सेकंड कंपनी है इसने कपड़ा बना दिया, इसने कपड़ा बनाया और कपड़े के अंदर इसने क्या किया कि 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, क्योंकि कॉटन था, कॉटन का कपड़ा बनाया, तो उसने बोला कि 20 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि मैंने मजदूर भी तो लगा है, तो उसके 20 रुपए इसने एक्स्ट्रा लिए, तो कॉटन था 100 रुपए का, 20 रुपया था टैक्स, और 20 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किए, तो ओवरऑल जो कपड़ा बना, कपड़े के अंदर 100 रुपए और 20 रुपए, 120 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, जिसके ऊपर सरकार क्या करेगी? 2% टैक्स लेगी। 120 रुपए पे 2% जब आप टैक्स लगाओगे तो ये 2.4 रुपीज के आसपास कुछ होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर यहां पर 20 रुपए ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, पर ओरिजिनली टैक्स लगना है 2.4, बचा कितना? बचा भाई साहब लगभग 17.6 रुपए, तो सरकार को 17.6 रुपीज ज्यादा चले गए। ऐसी कंडीशन में सेकंड कंपनी के नाम पे जब ये जीएसटी भरेगी, जब ये रजिस्ट्रेशन कराएगी जीएसटी के अंदर और ये सारे इनवॉइस लगाएगी कि देखो मैंने इतने का कॉटन लिया था, उसमें 20 रुपया टैक्स भरा था, पर ओरिजिनली मेरे पे टैक्स लगना था केवल 2.4 रुपए का, तो भारत सरकार क्या करेगी? 17.6 रुपीज रिटर्न करेगी। पर ओरिजिनली आप समझना कि ये तो फेक इनवॉइस है, ये इसने असली इनवॉइस थोड़ी लगाया, ये तो फेक इनवॉइस लगाया इसने, तो बिना काम के सरकार से पैसे ले गया। ऐसे करके कई सारी कंपनियां ऐसे फेक क्लेम करती हैं। रिसेंटली एक ड्राइव चलाई गई थी, पूरी उस ड्राइव के अंदर पता लगा था कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए के फेक क्लेम किए जा रहे थे, लगभग 12,500 अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जहां पर केवल 50,000 कंपनियों को ही अभी देखा था, यानी कि 25% कंपनियां इस तरीके के बोगस काम कर रही थी। अधिकतर ऐसे काम करने वाली जगह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, नोएडा, कोलकाता, आसाम, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन जगहों पे देखने को मिल रही थी। जिन सेक्टर के अंदर इस तरीके के बोगस काम हो रहे हैं वो है मेटल, प्लास्टिक स्क्रैप, वेस्ट पेपर,
और ऐसी कंडीशन में इसको ठीक करना जरूरी भी है ना, कि इस तरीके के फेक इनवॉइस जो है वो कोई नहीं लगा पाए, है ना, अपनी ऐसी फेक कंपनियां जो है वो नहीं बना पाए, जीएसटी के अंदर ऐसी फेक कंपनियां जो है वो रजिस्टर ना हो। अभी तक ये फेक कंपनियां रजिस्टर होती कैसे थी, तो जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपने ही नाम पे 3 अलग अलग कंपनी फेक रजिस्टर करा ली, 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे करा ली। तो होता ये था कि पैन कार्ड का नंबर चोरी कर लिया जाता था, आधार कार्ड का नंबर चोरी कर लिया जाता था, क्योंकि वो हो जाता है किसी परिवार वाले से ही चोरी कर लिया, और फोन के ऊपर बस ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता था। क्योंकि ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता था तो इस कारण से इजीली मल्टीपल आईडीज बनाई जा सकती थी, और मल्टीपल आईडीज बनाने के कारण मल्टीपल कंपनी बन जाती थी, और मल्टीपल कंपनी बनने के कारण अलग अलग कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो जाती थी, जिनके नाम के फेक इनवॉइस जो है वो क्रिएट किए जाते थे, और इस तरीके के घोटाले जो है वो किए जाते थे। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इस चीज से बचने के लिए करेगी बायोमेट्रिक्स। जो भी व्यक्ति के ऊपर डाउट होगा, वो पैन कार्ड वगैरह का मिसयूज अगर कर भी रहा होगा, तो उसका आधार कार्ड लेके उसे बुलाया जाएगा सेंटर पे, बोला जाएगा कि भाई ये तुम्हारी कंपनी है, तुम एक बार अपना बायोमेट्रिक करा दो। बायोमेट्रिक हो गया। अब एक व्यक्ति का एक ही बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। मान लो कि वापस से किसी दूसरी कंपनी के समय पे बुलाया, उस समय पे भी वही व्यक्ति आया, और तीसरी कंपनी के समय पे भी वही व्यक्ति आ गया, और जब जियो टैगिंग साथ में क्या किया कि लोकेशन ट्रेस करी। लोकेशन मतलब जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या होता है कि अलग अलग लोकेशन के आधार पे, तो वो जगह भी पता लग रही कि आसपास की है, वो पता लग रहा है कि ये एक ही व्यक्ति के नाम की जो कंपनी थी उसी से इनवॉइस 2 में जा रहा है, उसी से इनवॉइस 3 में जा रहा है। तो आपस में क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी, पता लग जाएगा कि अच्छा ये व्यक्ति घपला कर रहा है और ये व्यक्ति घपला कर रहा है, तो ऐसा कैसे उसे पकड़ लिया जाएगा। इवन बायोमेट्रिक होगा तो पता लगेगा कि अच्छा ये व्यक्ति बेईमानी कर रहा है। अभी तक चीजें ऑनलाइन हो रही थी, क्योंकि ऑनलाइन हो रही थी तो पता ही नहीं लग रहा था कि अच्छा इस कंपनी के पीछे कर कौन रहा है। कई बार ऐसा होता था कि ओरिजिनल व्यक्ति अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का प्रयोग ही नहीं करता था, वो दूसरे लोगों का ही मिसयूज करता रहता था। तो वो चीज नहीं होगी, जिसके कारण से बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग जो है वो रिसेंटली करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ताकि लोग पैन कार्ड का मिसयूज ना करें और आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी हो पाए। साथ में जियो टैगिंग का भी यहाँ पर प्रावधान जो है वो लाने की बात की जा रही है। इसके पहले भी इस चीज के ऊपर काम करने के लिए कहा गया था कि एटलीस्ट 1% जो जीएसटी भरी जाएगी वो कैश के फॉर्म में भरी जाएगी, ताकि जो बेईमान व्यक्ति है, जो सेकंड मैंने 3 कंपनी बताई 1 2 3 जो एक ही व्यक्ति के नाम पे है, उसने किसी के नाम पे किसी दूसरे के नाम पे से पैन कार्ड आधार कार्ड लेके बना दी वो तीनों कंपनी, उसके अंदर वो मान लो सेकंड कंपनी का मालिक है ना, किसी भी कंपनी का मालिक है, तो वो जाएगा वहां पर बैंक वगैरह के अंदर कैश के अंदर भरने, और जब कैश के अंदर जीएसटी भरने जाएगा तो कैमरा वगैरह में पकड़ में आ जाएगा, तो पता लग जाएगा कि शायद इस कंपनी का मालिक ये है, और ऐसी कंडीशन में उसे पकड़ के गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज करने के लिए यहाँ पर ये चीज भी की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं।